Okay, good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is an anticonvulsant or anti-epileptic drug. So what is this drug? तो सबसे पहले समझने लेते हैं कि what is epilepsy. Epilepsy is common term of seizure. ठीक है, it is a chronic disease in which the disturbance in electrical signaling and its transmission are seen in the brain. तो ब्रेन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं या उनका ट्रांसमिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. It get characterized by the recurrent and sudden occurrence of seizures. Seizures are defined as a brief disturbance of electrical activity and physicochemical functioning of the brain. The transit sign or symptoms are observed due to the neuronal excitation, which lead to the generation of action potential causing the abnormal or excessive or repeated or synchronized normal discharge, neuronal discharge, or because of that a particular region of the brain, और जिसकी वजह से आपको सीजर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन का वो बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेजी से निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फायरिंग ऑफ न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. तो ये फायरिंग यदि बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, वो हमें सीजर्स कॉज करते हैं. कन्वर्जेंस इट इज डिफाइंड एज ए इनवॉलेंट्री, है ना, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स विच प्रोड्यूस द कॉन्टोरेशन यानी कि ट्विस्टिंग और बेंडिंग ऑफ द बॉडी एंड लिम्स, जिसकी वजह से हमें ना रिदमिक कन्वर्जन देखने को मिलता है. ठीक है, तो कन्वर्जन क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी ट्विस्ट एंड लिम्स जो है वो करते हैं. नाउ फिट्स एक और टर्म है, सीजर्स, कन्वर्जन, फिट्स. फिट इज अ कॉमन टर्म used to describe epileptic seizures. Person of any age group can suffer from epilepsy, but it is a more prevalent in a children between the 1 to 10 year of age and geriatric about the 60 year of age. तो फिट्स किसको आते हैं अधिकतर? चिल्ड्रंस और जेरियाटिक मतलब बूढ़े लोगों को ये आपको देखने को मिलते हैं. इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है. एपिलेप्सी को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी एपिलेप्सी. प्राइमरी एपिलेप्सी या आइडियोपैथिक एपिलेप्सी वो होती है जिसका अभी तक कोई रीजन पता नहीं है, पर सेकेंडरी एपिलेप्सी वो रीजन है जिसका हमें ब्रेन में या तो स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है या फायरिंग होती है. ये दो तरीके के होते हैं, पार्शियल और जनरलाइज. पार्शियल, फोकल या लोकल सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जिसमें ब्रेन का कोई एक पार्ट, जिसकी वजह से बॉडी का कोई एक पार्ट जो है ना वो एक्टिवेट होता है और जिसमें आपको सीजर्स देखने को मिलते हैं. मतलब ये लोकलाइज होते हैं, मतलब सिर्फ एक हाथ है, एक पैर है, ठीक है, या शरीर का आधा हिस्सा है, दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन, है ना. इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया, पार्शियल सीजर्स या पार्शियल या सिंपल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स या पार्शियल सीजर्स इन्वॉल्व टू सेकेंडरी जनरलाइज सीजर. दूसरे तरीके का जो होता है जनरलाइज सीजर, जिसमें आपका ब्रेन का हेमीस्फीयर्स इन्वॉल्व होता है और जिसमें आपके बॉडी के पूरे पार्ट में जर्क्स लगते हैं. ठीक है, ये 5-6 तरीके की होती है, अब्सेंस या पेटिट माल, टॉनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर्स या इनफेटेनाइल स्पाज्म और टॉनिक सीजर्स. ये फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं क्या आप लोग? आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही मेरी? ये फार्माकोलॉजी में पढ़ा है क्या पवन? यस सर. पढ़ लिया? अनुज अभी नहीं सर. क्या बोल रहे नरेंद्र? सर अभी नहीं पढ़े हैं. नहीं पढ़ा सर अभी. पवन ने तो पढ़ लिया. नहीं सर, क्या पता. चलो कोई नहीं. नाउ कम्स ऑन ए क्लासिफिकेशन. पार्शियल या फोकल जो सीजर्स होते हैं उसका पहला टाइप है सिंपल पार्शियल सीजर या कंट्रोल सीजर. ये जो है टेम्पोरल बोन, ये मोस्ट कॉमन साइट है इस सीजर की. टेम्पोरल बोन के अंदर आपको एक्साइटेड न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सीजर्स देखने को मिलते हैं. एंड इट डज नॉट कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. Convulsions are confined to a particular muscles group like hands, face, legs. Is called Jacksonin seizures or epileptic march.
तो ये जो है इसमें ना जो भी पेशेंट है उसको अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है, दे हैव टू बी कॉन्शियस, और लेकिन उसके एक पर्टिकुलर पार्ट यानी कि बॉडी का एक पार्ट लाइक हैंड, फेस, लेग्स, इन सब में सीजर्स देखने को मिलते हैं. Complex and partial seizures या psychomotor epilepsy, this is the most common type of partial seizure. The site of origin include the temporal and frontal bone lobe, that is the bilateral hemispheres. ये particular इस part से activate होते हैं. A person with complex partial seizure lost the consciousness during the attack and suffer from amnesia. तो ये जो है ना पार्शियल सीजर के अंदर पर्सन जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, ठीक है, या वो नींद में चला जाता है. द सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड नॉन पर्पसफुल मूवमेंट लाइक रबिंग ऑफ हैंड्स, स्मैकिंग ऑफ लिप्स, स्वॉलोइंग एंड च्यूइंग, ये कुछ एग्जांपल हैं इसके. इसी में तीसरी तरीके की जो आपको देखने को मिलती है सीजर्स, दैट इज अ पार्शियल सीजर इन्वॉल्विंग टू सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर या सेकेंडरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स. ये वो कंडीशन होती है जहां पे पार्शियल सीजर यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोथ टाइप के होते हैं, और जो बाद में जाके ना जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब बंदा जो है वो जनरलाइज सीजर में चला जाता है when the motor phenomena spread in orderly manner and the seizure is known as a Jacksonian seizures. दूसरी तरीके की सीजर्स होती है जनरलाइज या कन्वल्सिव एंड नॉन कन्वल्सिव सीजर्स. ये जो इसमें जो है वो ब्रेन का हेमीस्फीयर्स इन्वॉल्व होता है, जो कि धीरे धीरे जाके पूरी बॉडी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फायरिंग करना स्टार्ट करता है. इसमें पहले टाइप की एब्सेंस और पेटिट माल या माइनर एपिलेप्सी. इट इन्वॉल्व द मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट एनी बायलेटरल जर्किंग. देयर मे बी ए फ्लटरिंग ऑफ आईलिड्स, चीविंग मूवमेंट एंड स्मॉल जर्क ऑफ हैंड. ये आपको देखने को मिलते हैं इसमें पेटिट माल सीजर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है. इसमें स्मॉल मूवमेंट मतलब थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और बॉडी का पूरा पार्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम आईलिड से देन च्यूविंग मूवमेंट, स्मॉल जर्क ऑफ हैंड से देखने को मिलते हैं. ये अबाउट 30 सेकेंड के लिए देखने को मिलता है. टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो होती है, देयर इज अ सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अचानक से आदमी बेहोश हो जाता है, उसके बाद एकदम उसकी बॉडी जो है, उसकी मसल्स जो है ना वो स्पाज्म करने लगती है और उसको कन्वल्सिव मूवमेंट आता है. ये स्टार्ट होता है हेड से, देन कॉजिंग द ड्राउजीनेस एंड देन स्लिप. मायोक्लोनिक सीजर्स, ये वो सीजर्स होती है जिसमें रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. ये पूरी बॉडी में होता है, इंटायर बॉडी में, लाइक फेस, हैंड्स, नेक, और ये सीजर बहुत लंबे समय तक चलता है ड्यूरिंग द स्लीप. जब बंदा सो नहीं जाता तब तक ये सीजर्स चलते रहते हैं. एटोनिक या एकिनेटिक एपिलेप्सी, ये वो तरीके की एपिलेप्सी है जिसमें सडन लॉस और रिडक्शन इन द मसल टोन एंड पोस्चरल टोन. अचानक से आप ना मसल टोन खो देते हो ना, जैसे आपका हाथ ढीला पड़ जाता है, अचानक से आपका पैर खड़े खड़े एकदम से मसल टोन गायब हो जाती है उसमें से, तो आप गिर पड़ते हो. तो दिस काइंड ऑफ सीजर इज जनरली अकर इन चिल्ड्रन एंड टर्म्स एज ए ड्रॉप अटैक. हम इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप अटैक. अचानक से वो गिर जाता है अपनी जगह से. नाउ infantile spasm या West syndrome, these are the more prevalent in neonates and infants. These are generalized type of tonic clonic or grand mal seizures. The seizures, it is having occur in a very short period of time of occurrence, and there is a number of abnormalities are seen, like sclerosis, retardation of mental growth. Tonic seizures, they are the commonly occur in children that are characterized by raised and violent contraction and extensor and thoracic muscles. This contraction causes the patient to collapse. Now we have to classify this type of drug according to their based on mechanism. ये सारी जो ड्रग्स होती है एंटी कन्वर्जन ड्रग्स जो कि एपिलेप्सी या सीजर्स को रिड्यूस करने का काम करती हैं, वो बेसिकली कुछ मैकेनिज्म पे काम करती हैं. तो हम वो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. पहला, they have to reduce the excitability of neurons by delaying the recovery of sodium channel from the inactivate site. तो ये क्या करते हैं? ये कुछ ड्रग्स हैं जैसे फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिगिन या टोपिरामाइड. ये जो ड्रग्स हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है. मतलब आपको पता है वो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से आपका जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसड्यूस होता है, और इस ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं यदि हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं. तो दिस आर द ड्रग विच आर ब्लॉक द सोडियम चैनल. दूसरी ड्रग होती है दैट रिड्यूस दैट कैल्शियम इनफ्लक्स.
इन थैलेमिक न्यूरॉन्स, ये वो ड्रग है जो कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकती है, जिसकी वजह से आपका न्यूरल एक्साइटेशन जो है वो कम हो जाता है। थर्ड है दोज दैट प्रोलॉन्ग द सोडियम इनएक्टिवेशन एंड डिक्रीज द कैल्शियम करंट। ये वो ड्रग है जो कि सोडियम आयन चैनल को बहुत देर समय तक, लंबे समय तक ब्लॉक करके रखती है। इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म है जो कि गाबा रिलेटेड है। कुछ है जो गाबा फैसिलिटर्स है, मतलब गाबा रिसेप्टर को ओपन करने का काम करते हैं। वो गाबा फैसिलिटर है जो गाबा रिसेप्टर पे जाके खुद तरीके से काम करेंगे। दूसरा गाबा रीअपटेक इनहिबिटर, मैंने आपको ये गाबा का मैकेनिज्म समझा दिया है, हालांकि मैं एक बार और फिर से आपको समझाना चाहूंगा। और यहाँ पे मैं स्लाइड दूसरी शेयर करूंगा। यहाँ पे मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था इतनी देर से सोडियम चैनल की, तो ये कुछ ड्रग्स है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अब आप देखिए, ये सोडियम चैनल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये वो कंडीशन है जिसमें सोडियम मेम्ब्रेन क्लोज होता है। सोडियम मेम्ब्रेन में सोडियम आयन क्लोज होने के बाद जैसे सोडियम अंदर आने की कोशिश करता है तो ये चैनल ओपन हो जाता है। एंड सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होता है, सोडियम अंदर आ जाता है और जो है सिग्नल्स जो है वो एक जगह से इस मेम्ब्रेन से आगे की मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन हमारी ड्रग क्या करती है, इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, सोडियम को अंदर आने ही नहीं देती। ये थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो, सोडियम अंदर आना चाहता है पर अंदर नहीं आने देता क्योंकि ये चैनल क्लोज है यहाँ पे, और ये वापस से बाहर। तो ये एक मैकेनिज्म है सोडियम आयन चैनल का। ये कुछ ड्रग इस तरीके से काम करती है। ये ओपन कंडीशन में सोडियम चैनल है, ये इनएक्टिवेट कंडीशन में सोडियम चैनल है। कुछ ड्रग्स जो कि बताया गाबा रिसेप्टर पे काम करती है, और गाबा रिसेप्टर पे, ये गाबा रिसेप्टर है ट्रांस मेम्ब्रेन। ये गाबा रिसेप्टर यदि ओपन होता है तो क्या होगा, क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। ठीक है, और सिग्नल्स आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ओपन कंडीशन में सिग्नल्स आगे नहीं बढ़ते, क्लोज कंडीशन में होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो ये गाबा जो ड्रग है दैट आर ड्रग दैट विल बी इनहांस द एक्टिविटी। जो ड्रग है बार्बिचरेट जो है वो गाबा के एक्टिवेट या क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग में मदद करती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स ट्रांसडक्शन रुक जाता है। या कुछ ड्रग्स होगी गाबा म्यूकेट लाइक स्ट्रक्चर है उनका और खुद जाके ड्रग उस पर एक्ट करती है। ये आपका एक और टाइप का है, जैसे NMDA रिसेप्टर एक्टिविटी होता है। NMDA रिसेप्टर मतलब ये निकोटिनामाइड एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स है। ग्लूटामेटेड बाइंडेड साइट होती है, इसमें ग्लूटामेट आता है, कैल्शियम इस चैनल को ओपन करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूटामेट का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट उस पर भेजते हैं और उस चैनल को ओपन करके रखते हैं। तो ये मैकेनिज्म है आपके बेसिकली जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो कुछ ड्रग्स जो है वो गाबा फैसिलिटर है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचरेट, कुछ गाबा के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी, कुछ गाबा के एगोनिस्टिक हैं, कुछ गाबा ट्रांसमिशन इनहिबिटर्स हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेडिसिनल केमिस्ट्री, दैट इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड। तो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, हाइडेंटाइन, ऑक्साजोलिडीन, डायोन, इम्यूनोस्टिल्बिन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सिनामाइड, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचरेट, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, फिनाइल ट्रायाजिन, फिनाइल एसिटाइल यूरियाज, कुछ नई ड्रग्स आई हैं मार्केट में वो। तो अब इनके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। नाउ फर्स्ट वन इज हाइडेंटाइन। हाइडेंटाइन हैविंग द स्ट्रक्चर दिस, जिसमें आपको देखेंगे R1 और R2 और R की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। इसमें ड्रग्स हैं, R पोजीशन पे यदि हाइड्रोजन है, R1 पोजीशन पे C6H5, R2 पोजीशन पे भी C6H5, ये फेनिटोइन बनाता है। फेनिटोइन के अंदर मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, इसलिए Me लग जाता है यहाँ पे, मिथाइल फेनिटोइन। तो मिथाइल ग्रुप, और दूसरी जगह पे C2H5 एंड थर्ड पोजीशन पे C6H5। इथोटोइन, इसमें C2H5 लगेगा R पोजीशन पे, H पोजीशन R1 पोजीशन पे H, और C6H पोजीशन R2 पोजीशन पे C6H5। नेक्स्ट ड्रग है ऑक्साजोलिडीन डायोन। ये ऑक्साजोलिडीन रिंग है ये वाली, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एज ए हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग है। नॉमेनक्लेचर में 1 2 3 4 5 यहाँ से है। फिफ्थ पोजीशन पे देयर इज अ 2 सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूशन। यदि यहाँ पे ट्राइमेथिडोन, यदि R3 पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा, R5 पोजीशन पे भी CH3 फंक्शनल ग्रुप होंगे।
पैरामेथाडायोन के अंदर दो जगह पे CH3 ग्रुप और एक जगह पे C2H5 फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसी तरीके से इम्यूनोस्टिल्बिन जिसके अंदर आता है कार्बामेजेपिन, ये ड्रग है, स्ट्रक्चर है उसका कार्बामेजेपिन का। ये जो रिंग सिस्टम है आपका ट्राइजिन कार्बामेजेपिन रिंग कहलाती है इसके अंदर, और ये कार्बामाइड फंक्शनल ग्रुप इसके साथ में लगा हुआ है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे वेल्प्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें COH फंक्शनल ग्रुप CH और द 2 साइड चेन जो है वो CH2 CH2 CH3 की प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप की लगी हुई है। सक्सिनामाइड के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है सक्सिनामाइड का, रिंग स्ट्रक्चर है इसका। सक्सिनिक एसिड होता है तो CH2 CH2 COH CH2 CH2 COH लगा रहता है, लेकिन चूंकि ये रिंग सिस्टम में हेट्रोसाइक्लिक और ये इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो R1 R2 और R3 पोजीशन पे है। ड्रग इसमें यूज की जाती है मिथोसक्सिमाइड, इथोसक्सिमाइड और फिनोसक्सिमाइड। एज नेम इंडिकेटेड मिथोसक्सिमाइड में CH3 ग्रुप R1 पोजीशन पे, R2 पोजीशन पे C6H5, R3 पोजीशन पे CH3 फंक्शनल ग्रुप। इथोसक्सिमाइड जो है वो R1 पोजीशन पे H, R2 पोजीशन पे C2H5, R3 पोजीशन पे CH3 फंक्शनल ग्रुप है। फेनसक्सिमाइड के अंदर R1 पोजीशन पे CH3 फंक्शनल ग्रुप, 6,6H5 R2 पोजीशन पे और R3 पोजीशन पे H। बेंजोडाइजेपिन ये वो कैटेगरी है खासकर सेडेटिव और हिप्नोटिव के लिए यूज की जाती है। इसकी दो ड्रग बार्बिट्रेट में क्लोनाजिपाम और नाइट्राजिपाम, और ये कुछ फिनोबार्बिटोन ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं एज ए बार्बिट्रेट ड्रग्स। ये बेंजोडाइजेपिन रिंग कहलाती है, बेंजीन प्लस एजेपिन रिंग, ठीक है। 7 मेंबर एंजिपिन रिंग दोनों मिलके बेंजोडाइजेपिन बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिंग एट 7 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिंग होती है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बार्बिट्रेट में ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिट्रेट कंटेनिंग ए वन pyridine न्यूक्लियस कंटेनिंग 3 कीटो फंक्शनल ग्रुप एट अल्टरनेट पोजीशन पे, और सब्स्टिट्यूशन है R1 और R5 पोजीशन पे। इसमें जो ड्रग आती है वो फिनोबार्बिटन, मेफाबार्बिटन और मेथाबार्बिटल आता है। H C6H5 C2H5। मेफाबार्बिटन के अंदर R1 CH3 R5 C6H5 C2H5, मेथाबार्बिटल CH3 ग्रुप C6H5 C2H5। ये है साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, गाबा पेंटीन। ये वो ड्रग्स है जो कि गाबा के जैसा ही स्ट्रक्चर रखती है और गाबा के रिसेप्टर पे जाके खुद बाइंड होती है, मिमिक द एक्शन ऑफ गाबा। फिनाइल ट्रायाजिन ये वो ड्रग गाबा रिएप्टेक को इनहिबिट करती है। लेमोट्रिजिन, फिनाइल एसिटाइल यूरिया, इसमें फेनासेमाइड और फिनाइल इथाइल एसिटाइल यूरिया, कुछ नई ड्रग्स भी हैं जो ये इनके स्ट्रक्चर है। अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें और उनके एडवर्स इफेक्ट और यूजेस। हाइड्रोटाइन ड्रग्स जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। खासकर इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो वर्टिगो, नाइस्टेगमस, डिप्लोपिया, सेरिबेलो-वेस्टिकुलर सिंड्रोम, अर्टिकेरिया, स्किन रेसेस एंड ऑल। ये काम आती है पार्शियल जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर में, इन्फेंटाइल स्पाज्म में, कार्डियक अरिथमिया में और स्टेटस एपिलेप्टिस में। ऑक्साजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं जो कि बेसिकली देयर इज सम इनका काम जो है वो वही सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। और ये सेडेशन, एटेक्सिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, न्यूट्रोपेनिया इनके साइड इफेक्ट है। ये खासकर पेटिट माल एपिलेप्सी में काम आती हैं। इम्यूनोस्टिल्बिन ड्रग्स जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं और ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोलजिया, ड्रग रेजिस्टेंस सिजोफ्रेनिया, डायबिटिक इंसिपिडस, डिफरेंशिएशन पेन, ग्रैंडमल सीजर्स एंड मीनिया, इन सब में काम आती है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो गामा ट्रांसमिशन इनहिबिटर्स हैं जो कि गामा एगोनिस्टिक की तरह काम करते हैं। वो खासकर पार्शियल सीजर्स, एब्सेंस सीजर, पेटिट माल एंड ग्रैंड माल एपिलेप्सी में काम आती है। सक्सिनामाइड ड्रग्स जो हैं वो टी टाइप कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स हैं और ये काम आती हैं एब्सेंस सीजर्स, अनमार्क्स, ग्रैंड माल एपिलेप्सी में। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जो है वो गाबा फैसिलिटेटर्स होती है और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग सेडेटिव और मीनिया में काम आती है। बार्बिट्रेट जो है वो गाबा फैसिलिटेटर्स हैं, सोडियम चैनल को भी इनहिबिट करती हैं और ये इन सारी डिसीज में काम आती हैं। इसी तरीके से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स गाबा एगोनिस्टिक की तरह काम करती हैं और ये इस तरीके से काम आती है। ये कुछ उनके ड्रग के यूजेस और मैकेनिज्म्स हैं।
Now comes on an individual drug, phenytoin. These are the compound having a 5-membered ring, heterocyclic ring containing 2 nitrogen in their structural configuration and include the drug phenytoin and mephentoin. ये जैसे ये है. SAR की बात करें तो 5th position is essential for the activity and alkyl group 5th position is cause sedation. The property is not seen in phenytoin. इस रिंग सिस्टम के अंदर 5th पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है. ठीक है, 5th पोजीशन बहुत एसेंशियल है. एक पे यदि CH3 फंक्शनल ग्रुप है तो वो सेडेशन कॉज करता है, और एक जगह पे यदि आपके फिनाइल फंक्शनल ग्रुप हो तो ये एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी शो करता है. हम इन सब के मैकेनिज्म देख चुके हैं, इसलिए बार बार वही चीज डिस्कस नहीं करेंगे. एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक यूज इज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. इसे हम सार पे बात करेंगे. ये कुछ कार्बामेजेपिन या डाई बेंजेपिन ड्रग्स होती हैं जिसको हम इम्यूनोस्टिल्बिन्स बोलते हैं. इम्यूनोस्टिल्बिन में एक ड्रग है कार्बामेजेपिन. कार्बामेजेपिन पे ये आपको कार्बामाइड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सीमाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है. हम इसकी सार की बात करें तो कार्बामेजेपिन रिंग इज ए लार्ज मॉलिक्यूल और ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट में काम आती है. इनकी कुछ ड्रग्स होती है इमिपैरामीन, क्लोरोप्रोमाजिन एंड मेप्रोटाइलिन. ये ड्रग्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट में काम आती है, पर इसकी जो कार्बामेजेपिन ड्रग्स है वो यहाँ पे कन्वर्जेंट की तरह काम करती है. सक्सिनामाइड ड्रग्स जो है इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लास ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. इसकी ड्रग्स होती हैं वो ऑक्साजोलिडीन डायोन. सक्सिनामाइड्स हैव सप्रेस द ऑक्साजोलिडीन डायोन. आज की डेट में उसने रिप्लेस किया है, ये ज्यादातर यूज की जाती है. स्ट्रक्चर की बात करें तो these are the drugs which are having a aryl substitution, or because of that their presence it reduces the electrical signal. Methylation in nitrogen atom. Nitrogen atom पे यदि कोई methyl group लगा होगा तो they chemically induce the conversion while activity towards the electrically induced conversion decreases. The presence of alkoxy substitution like alpha methyl alkoxyphenyl या alkoxybenzyl group result in active conversion agent. The length of the substitution at position R2 position पे उनकी जो कार्बन की लेंथ है this again affect the activity. यदि वो सेडेशन कॉज करता है तो जितना बड़ा, जैसे मिथोसक्सीमाइड इज मोर कॉजिंग सेडेशन एज कंपेयर टू द इथोसक्सीमाइड. These are the another drug इथोसक्सीमाइड. इसी कैटेगरी में इथोसक्सीमाइड जो है वो वाइडली यूज की जाती है आज की डेट में एज ए एंटी कन्वर्जन ड्रग. इसका जो काम है बेसिकली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है होता है, या कैल्शियम करंट को रोकता है थैलेमिक कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में, और इसकी वजह से हमें सीजर्स से मतलब ट्रीटमेंट मिलता है. हालांकि ये टाइमिंग ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं. इसकी हाफ लाइफ जो है वो 48 आवर्स होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी कन्वर्जन ड्रग. This is all about from my side. Thank you.